अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल हक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस टॉक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट और बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से आज हम मौजूद हैं सिंध लीगल एडवाइज़री कॉल सेंटर कराची में। यहाँ पे एडवाइज़री सेंटर में और कॉल सेंटर में जो जगह है, यहाँ पे बहुत सारे मामलात हैं जिस पे हम तफसीली बात करेंगे। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि कोर्टों के मामलात हैं जो इस वक्त ख़वातीन के हवाले से बहुत बड़े मसाइल हैं हमारे इस मुल्क में। जिस तरीके से कोर्टों में ख़वातीन ख्वार होती हैं, तो कॉल सेंटर के ज़रिए इन तमाम मसलों को एक तरफ यकजा किया गया है और इस तरीके से यहाँ से मसाइल को बहुत आसानी से हल किया जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस आरिफ हुसैन खलजी साहब। तो आइए मिलते हैं सर से। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा। अच्छा सर, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि लीगल एड सोसाइटी और इस तरीके से ये जो आप कॉल सेंटर वगैरह चला रहे हैं, सर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मुझे स्टार्ट से इस सिस्टम के बारे में बताएं, क्योंकि ये सिस्टम बहुत वसी है आप लोगों का। देखिए, आपको इस बात का इल्म है कि हमारे मुल्क में तालीम का फुकदान है और उस वजह से लोगों को अपने हकूक़ के बारे में इल्म नहीं है। उनके साथ कोई ज़्यादती होती है, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं ज़िंदगी के, तो उन्हें मालूम नहीं होता कि वो ये अपना हक कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो लीगल एड सोसाइटी जिस वक्त बनी थी, तो इनिशियली जस्टिस नासिर अज़म ज़ाहिद साहब इसको देखते थे। वो उनका ख्याल ये था कि हम जेल में काम करें और जेल में ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड करें ताकि उनको जल्द से जल्द जेल से आज़ादी मिल सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काम बढ़ता गया। अब हम इस वक्त मुख्तलिफ काम करते हैं, जैसे कि ख़वातीन को हमारे यहाँ पर ख़ास तौर पर उनको इनहेरिटेंस राइट नहीं दिया जाता है। जायदाद में जो उनका हक होता है, वर्सा के तौर पर अगर उनके वालिद का इंतकाल हो जाए, हस्बैंड का इंतकाल हो जाए, तो उनको उसका हकूक़ नहीं मिलते हैं और उन्हें मालूम भी नहीं होता है कि क्या हमारा वाकई कोई हक बनता है या नहीं बनता है। हम उनकी मदद करते हैं, उनको आगाही देते हैं, उनको चीज़ें बताते हैं कि आपका क्या हक है। किसी औरत के साथ खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादती हो जाती है, तो उन्हें हम लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि अदालत से उनको जल्द से जल्द उसका हक मिल सके और दारस्ती हो सके और जितने ज़्यादती की है उसको सज़ा मिल सके। इसी तरह हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, उनके हकूक़ के बारे में काफ़ी शिकायत होती है, तो हम उनको भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जहाँ तक कि ये लीगल एड कॉल सेंटर का ताल्लुक़ है, तो लीगल एड कॉल सेंटर इस पूरे रीजन में वाहिद इदारा है जहाँ पर लोगों को फ्री ऑफ चार्ज हाई कोर्ट इनरोल्ड एडवोकेट बताता है कि आपके प्रॉब्लम का हल क्या है। आपको सिविल अदालत में जाना है, आपको फैमिली कोर्ट में जाना है, आपको हाई कोर्ट में जाना है, आपको पिटीशन फाइल करनी है, आपको ओम्बुड्समैन के पास जाना है, सर्विस ट्रिब्यूनल में जाना है, जो भी उसकी रेमेडी होती है वो हम उसको बताते हैं। तो उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सहूलतें आती हैं। ये हमारा काम है। अब हमने ये भी महसूस किया रिसेंट पास्ट में कि अदालतों में केसेस की बहुत ज़्यादा पेंडेंसी हो गई है और उस वजह से जो कहा जाता कि इंसाफ फौरी होना चाहिए, उसमें उनकी को काफ़ी तकलीफ का देखना पड़ती है। बेशक हमारे जज हजरात बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मगर 24 करोड़ की आबादी में के मुकदमात का फैसला करना आसान काम नहीं होता है। तो पूरी दुनिया में
एक सिस्टम क्रिएट किया गया है जिसके ज़रिए लोगों के मसले मसाइल वो आपस में बैठकर खुद तय कर लेते हैं, जिसे आम जबान में कहा जाता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, ADR जिसे कहा जाता है। तो हम वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारा इदारा हाई कोर्ट ऑफ सिंध से नोटिफाइड है। हमारा इदारा फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से नोटिफाइड है। हमारा इदारा दिल्ली बलूचिस्तान में नोटिफाइड है। तो ये सब जगह पर हम काम कर रहे हैं और लोगों के जो मसले होते हैं वो आराम से बैठकर उनके दरमियान में बातचीत करवाकर रजामंदी से हल करवा देते हैं। आमतौर पे ये समझा जाता है कि ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है ये कोई इंग्लिश सिस्टम है या कहीं और से आया है। हमारे मज़हब में कुरान शरीफ में भी सूरह निसा में कहा गया कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान नाराज़गी हो जाए तो एक आदमी औरत की तरफ से एक मर्द की तरफ से हो, वो कोशिश करे कि उनके दरमियान राज़ीनामा हो जाए। तो यही अल्टरनेट डिस्प्यूट है। इसके अलावा एक हदीस है जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आपको वो अमल बताऊं जो नमाज रोज़े से ज़्यादा अफजल है। तो लोगों ने कहा वो क्या है? तो बताया दो भाइयों के दरमियान सुलह करवाना। तो वो काम हम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक लोगों को के मसले मसाइल हमने हल करवाए हैं। अच्छा सर, ये जो आपने शुरुआत की बात की कि आपका इदारे की जो शुरुआत हुई वो जेल से हुई, कि जेल में जो मसाइल हैं और वाकई जेल के बहुत बड़े मसाइल हैं, जो कि आप लोगों को सलाम है इस बात पे कि आप इन मसाइल को उजागर कर रहे हैं। अच्छा सर, जब आपने ये शुरुआत की तो क्या देखा आपने? जेल के क्या मसाइल हैं? ख़वातीन के ख़ास तौर में बात कर रहा हूँ, तो क्या ऐसे मसाइल हैं जिनको आपने मतलब उसके बारे में कुछ बताएं। मेरे ख्याल में अल्फाज कम पड़ जाएंगे। जो हालात जिस वहाँ पर थे तो उस हालात में हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की। हमने एक तो उनको बुनियादी सहूलतें प्रोवाइड करवाएगी, एक अच्छा इन्वायरमेंट जेल में किया। हमने जेल में एक छोटा सा स्कूल भी बनाया जहाँ जो ख़वातीन बेचारी कैद हो जाती हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको वहाँ तालीम दी जा सके। हम जेल के अंदर जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा होता है उसे एजुकेट करते हैं कि एक कैदी के बुनियादी हकूक़ क्या हैं, अदालत में बेल एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल की जाएगी, अदालत में मुकदमात में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे लिए जाते हैं। फिर वो जब अपने बाकी कैदी साथियों को जो आते जाते हैं उनको बताता रहता है। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाए। बेहतरीन हो गया। अच्छा सर, इलीगल एड सोसाइटी जिस तरीके से इस वक्त बिज़नेस हमारे मुल्क का चल रहा है और हमारे मुल्क के जो बिज़नेसमैन हैं वो समझ लें कि कोर्टों के धक्के खा रहे हैं, तो उन बिज़नेसमैनों के लिए भी आप लोगों ने कोई वर्क किया है वैसे? जो अल्टरनेट डिस्प्यूट सिस्टम जो मैंने आपको बताया है ये बेसिकली होता ही बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि और ख़ास तौर पर हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जब तहकीक करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, तो वो ज़रा सा घबरा जाते हैं कि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, कि अगर मुकदमे में चले गए तो सालों साल लग जाएंगे। जब उन्हें मालूम चलता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा है जिसे ना सिर्फ कि हाई कोर्ट ने रिकग्नाइज किया हुआ है, नोटिफाइड किया हुआ है, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी नोटिफाइड किया हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारा सेंटर भी है, तो वो फिर उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है और वो अपने मसले मसाइल हमारे पास लेकर आते हैं और हम हल करवाते हैं। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी की बात होती है। कुछ फॉरेन इन्वेस्टर के डिस्प्यूट थे जो मीडिएशन के जरिए हल हुए।
ओके, तो आपका कहना ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमारे मुल्क में जो आती है उसमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो आप बैठ के उस प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। सर ये तो बेहतरीन अमल आप कर रहे हैं। अच्छा सर, इसके अलावा मुझे ये जो चीज़ें आपने बताई, इसके अलावा जो लीगल सोसाइटी का दूसरा कौन सा वर्क है सर? हम ये इस बात पर स्टडी करते हैं कि कानून में कहाँ पर ऐसी गुंजाइश है जिसको अगर एड्रेस किया जाए तो इंसाफ लोगों को जल्दी मिल सकता है। अगर किसी खातून के साथ कोई ज्यादती हो जाती है तो ये देखा गया, जो हमने स्टडी की कोर्टों के केस से, कि FIR करने में भी एक काफ़ी अरसा लग जाता है, और उस FIR के बाद उस खातून का मेडिकल करवाना होता है, वो मेडिकल की रिपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा अरसा लग जाता है। हमने जिना हॉस्पिटल, इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में इदारा बनाया एक, जहाँ पर प्रोसिक्यूटर, डॉक्टर और IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये मौजूद होते हैं। द मोमेंट कोई विक्टिम वहाँ पहुँच कर शिकायत करता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई, उसी वक्त उसका मेडिकल हो जाता है, उसी वक्त उसकी FIR कट जाती है, और उसी वक्त जो प्रोसिक्यूटर का आदमी मौजूद होता है उसके इसको फॉलो करना शुरू कर देता है। तो जो काम पहले 8-9 महीने में लगता था वो विदिन 24 आवर्स हो जाता है। तो जो ये हरासमेंट और रेप के केसेस होते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट चीज एविडेंस होती है, वो होती है मेडिकल एविडेंस, और उसके लिए वक्त बहुत ज़रूरी होता है कि वो वक्त के ऊपर हो जाए। तो ये चीज़ को हमने बिल्डअप किया है। अच्छा सर, मैं कुछ ख़वातीन के मसाइल के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के ज़रिए जो भी चीज़ें हम आपसे ले सकते हैं। अच्छा सर, जो इस वक्त कोर्टों में ज़्यादा ख़वातीन के कौन से मसाइल आपके सामने आ रहे हैं? ख़वातीन के मसाइल की बुनियादी वजह मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ एजुकेशन। गांव-गांव, गोट-गोट जाते हैं, वहाँ पर ख़वातीन के साथ बैठते हैं और उन्हें एजुकेट करते हैं कि निकाहनामा में आपके ये हकूक़ हैं और इन हकूक़ के लिए आप स्टैंड करें, और जिस वक्त निकाहनामा पढ़े तो आँख खोल कर उसको देखें। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि अभी रिसेंटली हमारे इनमें एक बात आई थी कि जब शादी हो रही थी तो लड़की ने इंसिस्ट किया, जो क्लॉज है उसमें ये वाज़े तौर पे लिखा जाए कि मैं सर्विस करती हूँ, शादी के बाद मैं सर्विस करती रहूँगी। तो ये जो हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ये इसका नतीजा है। सर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद मैं चाहूँगा कि आपसे इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से वापस आते हैं, इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम सर के पास चलते हैं और उसी सवालात को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सर, ये कॉल सेंटर की अफादियत क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ आप बताएं सर। कॉल सेंटर जहाँ तक मेरे इल्म में ये वाहिद इदारा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये इस रीजन में, जो लोगों को ऑन टेलीफोन एडवाइस करता है। पाकिस्तान के किसी हिस्से से, बल्कि पाकिस्तान के बाहर से भी हमें कॉल आती है और लोग अपने मसले के बारे में हमसे पूछते हैं। हम उन्हें आगाही देते हैं कि जनाब आपका मसला ये है और ये मसला किस तरह से हल होगा। ये आगाही जो दी जाती है और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, वो इन्फॉर्मेशन कोई आम आदमी नहीं देता है, बल्कि हाई कोर्ट इनरोल्ड एडवोकेट उन्हें बताता है कि आपका जो भी मसला है, चाहे वो जायदाद के सिलसिले में है, चाहे आपकी किराएदारी के सिलसिले में है, या आपकी कई दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी डाइवोर्स दे देता अपनी वाइफ को और फिर उन बच्चों की मेंटेनेंस नहीं दे रहा होता है, तो वो मेंटेनेंस के बारे में है,
कोई भी मसला जो कानून से रिलेटेड है वो हम बताते हैं। हमने ये भी महसूस किया वक्त के साथ साथ कि बहुत सारे मसले मसाइल ज़िंदगी के आम दुश्वारियों से, मसलन एक छोटा गोट है, वहाँ स्कूल तो बना दिया गया है मगर स्कूल में टीचर मौजूद नहीं है, या सड़क बनाने के लिए खुदाई तो कर दी गई है, वो सड़क काफ़ी दिनों से कंप्लीट नहीं की जा रही है। अब इस मसले का क्या हल है? अब इस मसले का अमूमी तौर पर तो आदमी यही कहता है कि जनाब आप एजुकेशन सेक्रेटरी को लिख दें, एजुकेशन डायरेक्टर को लिखें, मगर ये मसले का हल नहीं है। तो हमने सिंध गवर्नमेंट के साथ बात की और एक पोर्टल क्रिएट किया गया जिसको चीफ सेक्रेटरी सिंध के ऑफिस में वो मॉनिटर खुद कर रहे होते हैं। कोई भी इस किस्म की शिकायत आती है हमारे पास, हम वो शिकायत वहाँ भेज देते हैं। वहाँ से हमें 15 दिन के अंदर अंदर जवाब आ जाता है कि जनाब अगर टीचर नहीं है तो टीचर छुट्टी पर गया हुआ है, उसे कोई बुखार हो गया, बीमारी हो गई है, या टीचर नहीं है, टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए स्टेप लिए जा रहे हैं। सड़क अगर कोई बनाई जा रही है, वो बीच में रुक गई है, तो उसकी क्या वजूहत हैं और उसको एड्रेस किया जा रहा है। इस तरह के जो भी मसले होते हैं वो हमने इस पोर्टल के ज़रिए हल करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं पर भी आपको इस किस्म की एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरीके से ऑन कॉल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? जी 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 जी। अच्छा, तो मतलब यही आपने बताया है कि लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही एक तरीका है, या इसके अलावा भी आपके जहनों में कोई और चीज़ें, जिस तरीके से कॉल सेंटर के अभी आपने ब्रीफ किया कि लोगों के प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, या इसके अलावा भी? देखें सर, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, अंबार लगे हुए हमारे मुल्क में मसाइल के। जैसे कि आपने जिक्र किया गोठों का, गोठों की तो सर हालत बहुत शदीद ख़राब है। तो ये तो चलो एक शहरी निज़ाम है हमारा कराची का, और इसके अलावा बाकी बड़े शहर हैं। सर जो हमारे गोठ हैं, जो सिंध के गोठ हैं या पंजाब के जो हमारे मुख्तलिफ सूबों के जो गोठ हैं, उनको किस तरीके से सर, जिनके पास ये ऑन कॉल सिस्टम नहीं है, उनको आप मदद कैसे पहुंचा सकते हैं? सर हमारे सिंध के 8 अजला में ऑफिस हैं और हमारे पास गालिबन, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तो 150 से 200 फील्ड ऑफिसर हैं जिनका काम ये है कि वो सिंध के मुख्तलिफ गुटों में जाकर लोगों को एजुकेट करते हैं अबाउट देयर राइट्स। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। हम एक छोटी सी जगह पर गए, मालूम किया क्या मसला है, तो हमें बताया गया कि हमारे यहाँ पर बिजली नहीं है और बिजली ना होने की वजह से मगरिब के बाद हम अंधेरों में हो जाते हैं, हमें पानी नहीं मिल रहा होता है, मोटर ही नहीं चलेगी तो पानी कहाँ से आएगा। तो हमने ये जब बात सुनी तो हमारे फील्ड ऑफिसर ने वहीं बैठकर उन लोगों से एक फॉर्म भरवाया जो फेडरल ओम्बड्समैन के लिए था, और वो दरख्वास्त फेडरल ओम्बड्समैन की यहाँ लगाई गई। विदिन 3 मंथ उन लोगों को बिजली मिल गई। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक गोटवानों की कितनी ज़िंदगी में सहूलत आ गई। ऐसी बेतहाशा मिसाल है, बेतहाशा मिसाल है। अच्छा सर, चलें, अब ये बात हो रही है जिस तरीके से आपने बिजली की बात की, तो जो वहाँ पे मसाइल हैं, जैसे थरपाकर हो गया और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल, ऐसे गोट हैं जिनमें पानी का फुकतान है, तो इसमें आपने कोई काम किया है सर, आपकी सोसाइटी ने? देखें, जब भी कोई शिकायत हमारे पास आती है, जैसे आपने पानी की शिकायत की बात की, थरपाकर की, तो एक आध तो हमने भी अपने तौर पर जो हमारे लिमिटेड वसाइल हैं उसके ज़रिए वहाँ पर बोरिंग करवा कर फिल्टर सिस्टम के ज़रिए साफ पानी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे की है। मगर जब कोई ऐसी शिकायत हमारे पास आएगी तो उस वक्त हम डेफिनेटली उसको टेकअप करेंगे विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड मे बी कंपटीशन में जाएं
इसलिए कि पानी जो है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है। इंसान की ज़िंदगी के लिए पानी से ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम हो सकता है कि अदालत में जाएं, और ऐसे कई मुकदमात हैं जिसमें हम अदालत में गए और लोगों को रिलीफ दिलवाया है। सर, ये आपने बेहतरीन बात बता दी कि पानी के जो मसाइल हैं वो आप थ्रू ऑफ एक कोर्टों के अदालतों के ज़रिए इस मामला को मतलब रिलीफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपके इस सोसाइटी में ADR के हवाले से कुछ जिक्र हो रहा है, तो सर ये ADR के बारे में मुझे बताएं, ये क्या है? ADR इस वक्त पाकिस्तान में करीब 25 लाख के करीब मुकदमात पेंडिंग है और 3,000 कुछ जजेज हैं। तो नामुमकिन बात है कि इतने कम जज इतने ज़्यादा मुकदमात को हल कर सके। किसी को भी कुछ भी थोड़ी बहुत तकलीफ होती है वो सीधा पहले अदालत चला जाता है। और हमने आम तौर पर ये देखा है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा, ये एक हमारे यहाँ की कहावत मशहूर है। तो ADR एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाता है कि आपके मसले का हल पहले कोर्ट नहीं है। आप पहले कोशिश करें कि आपका आपस में बैठकर मसला हल हो सके। तो ADR में जो मीडिएटर होता है उसे बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, 40 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, और उसे ये बात सिखाई जाती है कि किस तरह से नेगोशिएट करना है, किस तरह से पार्टी जो कि आपस में इख्तलाफ किए हुए हैं उनको करीब लाना है। बहुत सारी बातें पार्टी अपने गुस्से की वजह से इनिशियल स्टेज पे रियलाइज़ नहीं करती है, वो हम उनको एहसास दिलवाते हैं। और एक आप इस बात से समझ लें कि जितने भी मुकदमात अब तक हमारे पास आए हैं 77% मुकदमात में हमने सक्सेस हासिल की और लोगों के मसले वहाँ बैठ कर लिए। ये तमाम मसले मसाइल 15 से 20 दिन के अंदर हल हो जाते हैं। अगर यही कोर्ट में जाते हैं तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना वक्त का ज़िया होता और कितने पैसों का ज़िया होता। तो सर आपका कहना ये है कि ये जो इस तरीके से जिस तरीके से आपने एक प्लान बताया कि 2 लोगों को या 2 पार्टनरों को बिठा के इस मसाइल को हल कर सकते हैं, तो सर ये काम आप तो करते हैं कि आपके अलावा भी कोई ऐसे लोग हैं जो ये इस काम में एक्टिव हैं? जी, लोगों में जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ रही है तो मुख्तलिफ लोगों ने ये काम शुरू किया है। मगर सिंध का और इस्लामाबाद का सब जगह का लॉ यही है कि जो इदारा बनेगा वो गवर्नमेंट उसको रिकग्नाइज करेगी और गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करेगी ताकि खुदा ना खास्ता कोई गलत चीज़ नहीं हो। जी नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक की जानिब जाते हैं और थोड़ी देर में ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि हम अपनी इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे उसी सवालात से, तो सवालात इस वक्त मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो ख़वातीन के हवाले से अभी मैं कुछ सवाल सर से करने जा रहा हूँ कि जो ख़वातीन के जो मसाइल हैं, तो मेरी इस सवाल को आप गौर से सुनिएगा कि जो मैं अभी सर से पूछने जा रहा हूँ कि ख़वातीन का जो एक बहुत बड़ा मसला है वो मैं आपके सामने भी रखता हूँ। तो वो मैं सर से एक सवाल करता हूँ कि किस तरीके से ये मसला हल हो सकता है। अच्छा सर, ख़वातीन का एक सबसे बड़ा मसला जो है वो मैं आपके साथ एक सवाल की सूरत में रखता हूँ कि हमारे मुल्क में या हमारे कानून में जो इस वक्त है कि हमारी कोर्टें, हाई कोर्ट हो जो भी कोर्ट हो, वो खातून को खुला खातून दाखिल करती है, उसे खुला मिल जाती है। खुला मिलने की सूरत में क्या खातून दूसरे मर्द से शादी कर सकती है या नहीं कर सकती? ये बहुत बड़ा मसला है जिसे मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इजी तरीके से समझा सकें। देखिए, मैं कानून की बात करूँगा जी। मैं ये बात नहीं करूँगा कि मुख्तलिफ फ़िक़ा में इसके बारे में क्या इंटरप्रिटेशन की गई है। पाकिस्तानी कानून जो आज है उसमें जिस वक्त
कोई औरत केस फाइल करती है कि जनाब मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती हूँ, तो अदालत नोटिस इशू करती है, हस्बैंड को बुलाया जाता है। जब हस्बैंड साहब आ जाते हैं तो उसके बाद जज साहब मियाँ और बीवी दोनों को बिठाकर कोशिश करते हैं कि उनके दरबार में राजीनामा हो जाए। अगर कोई शिकायत है छोटी मोटी तो वो किस तरह से दूर की जा सकती है। अगर वो पॉसिबल नहीं होता है और वाइफ इंसिस्ट करते कि नहीं, मैं किसी सूरत में भी अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती हूँ, उसकी शिकायतों में मैं नहीं चाहता कि क्या क्या शिकायतें हो सकती हैं, तो फिर अदालत उनको खुला ग्रांट कर देती है। खुला की ग्रांट के साथ साथ अदालत ये हुक्म देती है कि अगर उसकी ने कोई महर की रकम ली हुई है, डावर अमाउंट लिया हुआ है, तो वो वापस किया जाए। जब खुला हो जाता है तो खुला की वो डिक्री को, ऑर्डर को यूनियन काउंसिल में फाइल किया जाता है। यूनियन काउंसिल फिर नोटिस इशू करती है हस्बैंड और वाइफ को कि जनाब ये हमारे पास दरख्वास्त आई है, आप बताएं। और अगर कोई नहीं आता है तो वो हर महीने एक एक नोटिस इशू करती है टिल द इद्दत पीरियड एक्सपायर्ड। अच्छा सर, यहाँ मैं बात आपकी काट रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा इस बात में समझाइएगा कि मतलब खुला के बाद यूनियन काउंसिल जो है वो नोटिस दोनों हस्बैंड वाइफ को जारी करती है। वो क्या नोटिस जारी करती है सर? वो यही नोटिस जारी करती है कि हमारे पास ये खुला का ऑर्डर आया है, आप हमारे सामने अपेयर हो और बताएं। बहुत दफ़ा जो है वो वहाँ पर वापस से राजीनामा हो जाता है। मैं फिर यहाँ पर कह देता हूँ कि मैं इस्लामी फ़िक़्ह के उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी कानून है उस पर बात कर रहा हूँ। तो वो अगर राजीनामा हो जाता है तो दोनों खुश चले जाते हैं, नहीं होता है तो वो डाइवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट इशू करता है। जब डाइवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर बीवी उस डाइवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर नादरा में जाकर अपने आईडी कार्ड में अपने स्टेटस को चेंज करवा सकती है। यानी शौहर के नाम की जगह पर अपने वालिद का नाम लेकर आ जाए, दिखा दे कि अब वो किसी की बीवी नहीं है बल्कि, तो ये चीज़ होती है। तो दूसरी शादी भी कर सकती है। दूसरी शादी भी कर सकती है। मतलब इसमें ये गुंजाइश है कि अगर के कोर्ट की जानिब से खुला होने के बाद जो यूनियन काउंसिल के बीच में जो इद्दत का टाइम होता है, उस टाइम में अगर कोई सुलह हो जाती है तो आप इसे कह सकते हैं कि सुलह हो जाती है। इन सिंपल वर्ड ये समझ लें कि इन स्टेट ऑफ हस्बैंड वो कोर्ट जो है डाइवोर्स अनाउंस कर रहा है। कोर्ट डाइवोर्स अनाउंस करता है, ठीक है। इसके बाद मज़ीद बात करते हैं तो वो फिर एक फ़िरक़े की जानिब चली जाती है। अच्छा सर, डाइवोर्स के बाद या तलाक़ के बाद जो ख़वातीन को मसाइल का सामना है उसे आप कैसे देखते हैं सर? ये बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है। एक तो हमारे यहाँ पर ख़वातीन आम तौर पर शादी के बाद अगर पहले कोई काम भी कर रही होती हैं तो वो काम छोड़ देती हैं, तो उन्हें बहुत शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये भी देखने में आया कि 10-10, 15 साल की शादी के बाद शौहर किसी भी वजह से अपनी बीवी को तलाक दे देता है और जो महर की रकम एक नॉमिनल आमतौर पर मुकर्रर की जाती है वो बीवी को दे दी जाती है, जो कि उसके 2 दिन के गुजारे के लिए भी काफी। 2 दिन के गुजारे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुनिया के कई ममालिक जिसमें इस्लामी ममालिक भी शामिल है, उन्होंने कानून बनाया है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देता है
उस सूरत में बीवी अपने मियाँ की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो जाती है। और उसकी लॉजिक है, उसकी लॉजिक ये है कि हमारा जो कानून है इस वक्त, अगर हस्बैंड और वाइफ को नज़रअंदाज कर कर आम चीज़ देखें तो वो ये है कि अगर दो आदमी किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपस में पैसा लगाते हैं या कुछ भी करते हैं और प्रॉपर्टी किसी एक के नाम पर परचेज की जा रही है तो दूसरा भी बेनामी हिस्सेदार होता है उसका। एक कंसेप्ट डेवलप कर लिया गया है कि वाइफ जो घर पे सारे दिन काम कर रही है वो तो कुछ भी नहीं है जी। अगर आप देखें कि हमारे गांव गोट में तो बेचारी घर के काम के अलावा, माफ़ कीजिएगा मैंने लफ्ज़ बेचारी इस्तेमाल किया, मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। वो ना सिर्फ घर का काम करती हैं बल्कि खेतों में भी जाकर काम करती हैं, डग्गर को भी लुक आफ्टर करती हैं, बच्चों को भी लुक आफ्टर करती हैं। और कहा जाता है तू क्या कमाती है। अगर इन्हीं को आप पैसों में कन्वर्ट करें कि काम करने के लिए किसी को रखा जाए तो कितने रुपए देना पड़ेंगे उसके। तो इस कंसेप्ट की बुनियाद पर दुनिया के बहुत से ममालिक में कानून बना है जिसमें औरत को डाइवोर्स के बाद प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाता है। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और रिसेंटली डॉक्टर नफीसा शाह जो के एमएनए हैं असेंबली में हमारे, और ख्वातीन के लिए बड़ा उनकी जद्दोजहद है, तो एक मीटिंग हमने हुई थी विद द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली जो ख्वातीन वहाँ पर हैं, उनके साथ हुई थी। और एक बहुत ही अच्छी डिस्कशंस वहाँ पर ये हुई कि इस पर किस तरह से कानून साजी की जा सकती है। तो हमारा जो तबका है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इस बात पे सोच रहे हैं कि किस तरह से शादी के बाद अगर डाइवोर्स हो जाती है तो उस औरत को माशरे के रहमो करम पे ना छोड़ दिया जाए कि वो बेचारी कुछ उसके पास हो ना, और वो एक तो ओपन लोगों के सामने आ जाए कि जो चाहे उसके साथ जाती करे, तो उसको किस तरह से हेल्प की जा सकती है। तो ये काम हम कर रहे हैं। बेहतरीन सर, बेहतरीन। अच्छा सर, इसके अलावा जिस तरीके से डाइवोर्स के बाद जैसे बच्चों की कस्टडी ली जाती है या बच्चों की कस्टडी की बात हम कर रहे होते हैं, तो वो मर्द औरत को जब कस्टडी बच्चों की मिल जाती है तो वो जो मर्द की जानिब से जो रकम अदा की जाती है सर, वो इस वक्त बहुत कम है। तो इस पर कोई काम हुआ है आपकी तरफ से? जी, जहाँ तक के बच्चों की मेंटेनेंस का ताल्लुक है तो कानून में गार्जियन एंड वार्ड्स कोर्ट्स के जो जज साहब होते हैं उनका काम होता है कि वो ये मुकर्रर करें। वो पहले तो वो ये देखते हैं कि हस्बैंड की इनकम कितनी है, उसकी आमदनी का अंदाज़ा करते हैं, फिर थोड़ा बहुत उनका हस्बैंड का खर्चे का अंदाज़ा लगाते हैं, फिर बच्चों का कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका क्या चीज़ होना चाहिए, मेडिकल का, ये सब चीज़ें जहन में रख कर वो मुकर्रर करते हैं। और फिर अब तो कुछ अरसे से ये भी शुरू हो गया है कि हर साल एक पर्टिकुलर परसेंटेज से वो मेंटेनेंस बढ़ती रहती है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो जाहिर है सर, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है बच्चों की, उसमें तो एक स्कूल की फ़ीस भी नहीं आती। तो इस वजह से जो है ना, हम ये चाह रहे थे कि इस पे भी आपका अगर काम हो रहा है तो इस पे भी काम किया जाए। हमारे पास कोई ऐसा शिकायत आती है और हम महसूस करते हैं कि वो खातून इस काबिल नहीं है कि कोई वकील इंगेज कर सके, तो हम फिर उसकी कानूनी मदद भी करते हैं। कि इन बच्चों की कितनी रकम होनी चाहिए कोर्ट से जो इनकी तालीम भी हो सके, इनके अखराजात भी पूरे हो सके। और ज़ाहिर है अब यूनिवर्सिटी तो एक बहुत दूर की बात है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे मैं बात चाहूँगा। नहीं, कोई भी किसी जगह सजेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। ये है कि एक आदमी किसी
मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर का बच्चा है और एक आदमी, एक बच्चा जो है मेरे जैसे गरीब आदमी, ये एक रकम नहीं हो सकती है। अच्छा, ये कोर्ट में एक रकम नहीं है? हाँ, एक रकम नहीं है। अदालत उस आदमी के जरिया आमदनी को ध्यान में रखती है कि वो कितना कमाता है और उसमें से कितना हिस्सा वो उसके बच्चों के लिए होना चाहिए। कितना बच्चों के लिए होना चाहिए? क्योंकि सर एक आम आदमी के लिए तो हमने देखा है कि वो 5,000, 4,000, 3,000 तक भी रख लेती है। तो एक मल्टीनेशनल या इसका कोई जज साहिबान के पास कोई परसेंटेज का हिसाब है कि इसकी सैलरी अगर 1 लाख है तो उसके बच्चों को इतनी परसेंटेज के हिसाब से दिया जाए? परसेंटेज फिक्स नहीं है, मगर एक अच्छी खासी रकम मिलती है अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी का बंदा है तो। बहुत मगर इसमें मैं आपको बता दूं कि ये वाले वो मुकदमात हैं जो अगर मीडिएशन के जरिए हल करवा जाए तो ज़्यादा आसान तरीके से हल हो सकते हैं और इसमें हमें काफ़ी सक्सेस भी मिलती है कि वो आदमी अदालत में नहीं जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं। हमारे सामने कोई आदमी गलत बयानी नहीं कर सकता है क्योंकि जो बात हमारे सामने होती है वो किसी अदालत में पेश नहीं हो सकती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। तो वो बहुत आसानी से बता देते हैं कि भाई तनख्वाह ये मेरे ये बच्चों इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनकी फीस ये तो बहुत आसानी से मालूम हो जाता है। तो आपके पास आके ये बहुत मोहतात अंदाज में और बेहतर तरीके से ये काम हो जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमने वक्त लिया। जी नाजरीन, ये आपने प्रोग्राम देखा। हमारी कोशिश रहती है कि प्रोग्राम जो हो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। अब इस प्रोग्राम में जो भी आपने देखा है, अपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट में इस प्रोग्राम में अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करें। हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन के इस मुसलमानों के लिए रहम करे, उन पे अपना करम करे, उनकी मुश्किलात को आसान करे। प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीन के इस मुसलमानों को उन पे रहम करे, उन पे करम करे, उनकी मुश्किलात को आसान करे। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।